कैसे सब लोग? मस्त। अच्छा, मैं ग्रुप में एक पिक भेजा था प्रस्तावना का, पढ़े उसको? पढ़ लिए? लिख भी लिए? चलो अच्छी बात है। आज क्या पढ़ना है? प्रस्तावना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रियम्बल। क्या बोलना है? प्रियम्बल। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। सबके सब मोबाइल निकालो और एक बार रीड कर लो। आपके पास नहीं है जी? हम्म। पड़ोसी का देख लो। हो गया? क्या क्या लिखा है फिर? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इतना है। अंगीकृत मतलब अधिनियमित मतलब साइन करना, सिग्नेचर करना। आत्मर्पित मतलब प्रदान करना, जनता को प्रदान करना। ठीक है, देखते हैं प्रस्तावना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रियम्बल। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रस्तावना का आधार कहां से है। प्रस्तावना का आधार कहां से आया कि प्रस्तावना संविधान में होनी चाहिए? यह आधार कहां से लिए हैं? तो सबको पता है हमारी तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी? तीसरी बैठक हुई थी। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक कौन से दिन? 13 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव रखा। उस बैठक में क्या रखा? उद्देशिका प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव? उद्देशिका प्रस्ताव रखा। उद्देशिका प्रस्ताव रखा कौन सी बैठक में? तो 13 दिसंबर 1946 में। यही उद्देशिका प्रस्ताव पारित हो गया या फिर पास हो गया कब? 22 जनवरी। कब पास हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को यह उद्देशिका प्रस्ताव पारित हो गया, पास हो गया। कौन सी प्रस्ताव? तो उद्देशिका प्रस्ताव। कौन सी? उद्देशिका प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। यही उद्देशिका प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। क्या बना? यही उद्देशिका प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। प्रस्तावना बना। कौन सा? उद्देशिका प्रस्ताव। तो प्रस्तावना का अन्य नाम क्या है? तो उद्देशिका। क्या बोल सकते हैं इसको? उद्देशिका। अब समझ आया कि उद्देशिका कहां से आया, प्रस्तावना कहां से आया। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं किसमें। अब आते हैं हमारे प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में देखना गुच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो भाषा शैली है इनका वो कैसे है? गुच्छेदार है। कैसे गुच्छेदार? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये पूरे गुच्छे में लग रहा है, लग रहा है ना। तो प्रस्तावना में भाषा शैली का प्रभाव कहां से है? प्रस्तावना में क्या भाषा, हमारी जो प्रस्तावना की भाषा शैली है उन पर प्रभाव कहां से है? तो भाषा शैली का प्रभाव है कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किसको? प्रस्तावना की भाषा शैली को हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब प्रस्तावना में देखिए कि प्रस्तावना होनी चाहिए जिस तरह से अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना होनी है या होता है, उसी तरह भारत के संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो प्रस्तावना होनी चाहिए, संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। ये हमने कहां से ग्रहण किया है? तो कहां से लिया? तो कहां से लिया है? प्रस्तावना होनी चाहिए तो कहां से लिया हम लोग ने? अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। अमेरिका से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको?
इस तरह से हमने देखा कि प्रस्तावना पर किसका प्रभाव है? तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का प्रभाव है। एक बार देखो आधार, प्रस्तावना का आधार कहां से आया? तो प्रस्तावना का आधार आया कहां? संविधान सभा की हमारी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा जाता है। यह उद्देश्य का प्रस्ताव पारित या पास कब होती है? तो 22 जनवरी 1947 को पारित होती है, पास होती है, जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लेती है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना पर भाषा शैली का प्रभाव। तो प्रस्तावना पर भाषा शैली का प्रभाव कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। और प्रस्तावना होनी चाहिए, संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये हमने ग्रहण किया कहां से? तो अमेरिका से। कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं प्रस्तावना है क्या चीज। प्रस्तावना है क्या चीज? तो संविधान का प्रारूप, किसका? संविधान का प्रारूप पहले प्रस्तावना में ही डाल दिया गया था कि हमारा संविधान कैसे बनकर रेडी होना चाहिए, हमारा संविधान कैसे होना चाहिए, भारतीय संविधान कैसे होना चाहिए, इसका प्रारूप पहले ही प्रस्तावना में इंगित कर दिया गया था, प्रस्तावना के माध्यम से बताया गया था। प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का प्रारूप है। क्या है? संविधान का प्रारूप, कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए करके है। यहां तक क्लियर है? चलो इतना फिर नोट करो। तो भाषा शैली पर किसका प्रभाव है? प्रस्तावना होनी चाहिए, हमने कहां से ग्रहण किया? तो प्रस्तावना है क्या, समझ आ गया? अब चलो देखते हैं प्रस्तावना के तत्व। क्या देखते हैं? प्रस्तावना के तत्व क्या देखते हैं? प्रस्तावना के तत्व। तो प्रस्तावना के पहला तत्व है हमारा शासन की अंतिम शक्ति। क्या है? शासन की अंतिम शक्ति। शासन की अंतिम शक्ति। शासन की अंतिम शक्ति। तो हमारे जो संविधान निर्माता है ना, जो संविधान बनाने वाले हैं, उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया, ऐसा संविधान का निर्माण किया जो शासन की अंतिम शक्ति है वो किसको दिए हैं? तो जनता को दिए हैं। किसको दिए हैं? जनता को प्रदान किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शासन की अंतिम शक्ति कहाँ है? तो जनता में निहित होती है। किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है, जनता में है। यहां तक क्लियर है? जो हमारा संविधान बनाने वाले हैं, उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि जो शासन की शक्ति है वह अंतिम शक्ति किसको प्रदान की है? तो जनता को प्रदान की गई है। जनता चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं संविधान के उद्देश्य। क्या देखते हैं? संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना के अंतर्गत ही आएगा ये। पहला हमारा कौन सा हो गया? शासन की अंतिम शक्ति। दूसरा देखते हैं संविधान के क्या उद्देश्य। क्या देखते हैं? उद्देश्य। इसके क्या क्या उद्देश्य है? ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें पहला है हमारा न्याय। क्या है? न्याय। हमने 3 तरह के न्याय पढ़े होंगे प्रस्तावना में, देखे होंगे। कौन कौन सा न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबको पता है कौन कौन सा न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, संविधान में? तो सामाजिक, कौन कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है या राजनैतिक है? राजनीतिक या राजनीतिक, जो भी है। यहां तक क्लियर है? देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन सा? राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसमें? प्रस्तावना में। सबको समान रूप से क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। किसमें? आर्थिक रूप से हो, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, सबके लिए न्यायालय समान है। ये किसमें किए गए? तो संविधान में किया गया। किसमें? संविधान के माध्यम से प्रस्तावना में बताया गया है कि जो हमारा न्याय है वह सबके लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तब सबके लिए क्या है? समान होनी चाहिए। ये किसमें बात की गई? तो अब आते हैं इसके न्याय की बात होगी। अब देखते हैं दूसरा, स्वतंत्रता। किसमें? स्वतंत्रता। पहला ए लिख लेते हैं इसको, बी, स्वतंत्रता। तो हमने वहां पे 5 प्रकार के स्वतंत्रता पढ़े थे। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, श्रद्धा और उपासना पढ़े हैं।
तुम्हारे पास कितनी तरह की स्वतंत्रता है? तो 5 तरह से। कौन कौन सा? विचार, कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और विश्वास। विश्वास के बाद धर्म, धर्म और कौन सा? उपासना। कौन सा? उपासना। और हमारे पास कितने तरह से स्वतंत्रता है? तो 5 तरह के। कौन कौन सी? तो विचार। सबसे पहले मेरे मन में कुछ विचार आया, चलो आप लोग के मन में कुछ विचार आया कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ बनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हुआ क्या? आपने अभिव्यक्त किया, बताए, तो अभिव्यक्ति। आपके पहले मन में क्या आया? थॉट आया, विचार आया, सोचे उसको, विचार किए, उसके बाद क्या हुआ? फिर अभिव्यक्त किए, किसी दूसरे को आप बताए, ठीक है, और उसको क्या हो गया? आपके पास विश्वास हो गया, आपके प्रति क्या हो गया? विश्वास हो गया कि हाँ ये कुछ कर सकता है। क्या हो गया? उसको विश्वास हो गया। और जहां पे भी विश्वास आया वहां क्या आएगा? धर्म आएगा। क्या आएगा? धर्म आएगा, ठीक है। और धर्म आया मतलब क्या होना चाहिए? वहां पे उपासना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वहां से उपासना होनी चाहिए। यहां तक हो गया, क्लियर है। पहले क्या देखे हमने? न्याय। हमने कितने तरह के न्याय पढ़े हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसी तरह हम देखते हैं क्या? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी तरह के? तो 5। कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति। सबसे पहले क्या आया अपने मन में? विचार आया। विचार आने के बाद क्या हुआ? मैं अपने अभिव्यक्त किए विचार को, बताया किसी दूसरे को, अभिव्यक्ति। उसके बाद वो विश्वास, उसने मेरे विचार पे जो अभिव्यक्त किया, जो बताया, उस पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। उसके बाद जहां भी विश्वास आया वहां पे धर्म होगी, श्रद्धा होगी, साथ, और उसमें क्या होगी? उपासना होगी। क्या होगी? उपासना होगी। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं समता। क्या चीज? समता। समता मतलब क्या होता है? वहां पढ़े हैं प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब क्या है? जो भी व्यक्ति है उनको क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सबको समान अधिकार है। वो क्या हो गई? प्रतिष्ठा। और अवसर, सबको समान अवसर प्रदान करता है। क्या? हमारी संविधान। हमारी संविधान क्या प्रदान करता है? सबको समान अवसर। सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सबको समान अवसर प्रदान करती है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? समता हो गई। क्या हो गई? समता। मतलब सबको समान अधिकार है कि वह गरिमापूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सके। यहां तक सब क्लियर है। अब आते हैं बंधुत्व। कौन सा आते हैं? बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। या सबको पता है ये चीजें? भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना होनी चाहिए सब में। जैसा कि अभी हमारे पास एक उदाहरण, एग्जाम्पल पेश किया इन्होंने कि इनके पास मोबाइल नहीं था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? किसी पड़ोसी का देखा और पड़ोसी ने इसको देखने दिया, मतलब क्या हो गया? वो भाईचारे की भावना हो गई। किसी तरफ से हस्तक्षेप नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो भाईचारे की भावना कौन से? बंधुत्व। कौन कौन से? बंधुत्व। एक लास्ट है एकता और अखंडता। क्या है? एकता और अखंडता। क्या है? एक लास्ट, एकता और क्या है? अखंडता। एकता और क्या है? तो अखंडता है, ठीक। लास्ट क्या है? एकता और अखंडता। देखो सब में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। सबके लिए है ना? सबके लिए है, ठीक है। अब आते हैं पहला, देखते हैं उद्देश्य पहला कौन सा है? न्याय। कितना तरह के न्याय की बातें की गई है? तो 3 तरह के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्रता। कितने तरह के स्वतंत्रता की बातें की गई? तो पहला है कौन सा? विचार। आपके मन में विचार आया, फिर उसको आप अभिव्यक्त किए, ठीक। उसके बाद क्या हो? जो अभिव्यक्त किए उस पर क्या आ गया? उसको विश्वास आ गया, विश्वास। उसके बाद फिर धर्म, उसके बाद फिर उपासना। अब आते हैं समता। किसमें? समता। तो कितने तरह का समता की गई? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है? अधिकार है। सबको समान अधिकार है, ठीक है। अवसर है मतलब सबको अवसर भी मिलेगा उसमें। अब आते हैं किसमें? बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। कौन सी भावना? भाईचारे की भावना। एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, जो हमारा संविधान है सबके लिए क्या है? एक समान है, एकता बनाए रखता है। यह क्या है? अखंड है। क्या है? अखंड है। यहां तक क्लियर है।
अब देखते हैं आगे हमारा है, जो हमने न्याय कौन सी बात की है, न्याय की जो बात की गई है कौन सा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, कौन कौन सी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये हमने ग्रहण किया कहां से, तो रूसी से, कहां से, रूसी क्रांति से ग्रहण किया है, कहां से, तो रूसी क्रांति से ग्रहण किया है, रूसी क्रांति से ग्रहण किया है किसको, न्याय को। कौन कौन से न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसे कहां से ग्रहण किया है, तो रूसी क्रांति से ग्रहण किया है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये हमने तीनों को ग्रहण किया है कहां से, ये हमने ग्रहण किया है फ्रांसीसी क्रांति से, कहां से, फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किया है किसको, तो किसको, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहां से ग्रहण किया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आ गया, निम्न में से बेमेल की पहचान की जाए, फिर गलत बताइए कौन है करके। वहां पे दे दिया सामाजिक अर्थ न्याय, दे दिया कौन कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय करके। वहां पे क्या लेना है, धार्मिक न्याय लेना है आंसर में। ठीक है, अगर दे दिया गया कि निम्न में से गलत की पहचान कीजिए, कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आर्थिक करके, तो वहां पे गलत कौन हो जाएगा, आर्थिक। यहां तक क्लियर सबको। देखो एक बार क्या हुआ, न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने कहां से ग्रहण किया है, तो रूसी क्रांति से ग्रहण किया है। उसी तरह स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना है, प्रतिष्ठा और अवसर है, भाईचारे की भावना है, ये हमने कहां से ग्रहण किया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किया है। कहां से लिए, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। यहां तक क्लियर है। चलो इतना नोट करो। फिर तो हमने कितने तरह के न्याय पढ़े, 3 तरह। कहां से लिए हैं, स्वतंत्रता को कहां से लिए हैं, यहां तक क्लियर है। तो कितने टाइप का स्वतंत्रता है, तो क्लियर है। अब देखते हैं इसके आगे तत्व में आगे देखते हैं क्या, संविधान की प्रकृति, क्या देखते हैं, प्रकृति कैसी हुई किसकी, प्रकृति देखते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, स्वरूप, क्या बोलेंगे, प्रकृति या फिर स्वरूप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला स्वरूप है, पहला प्रकृति हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पढ़े हो गए अपने प्रस्तावना में, देखो क्या क्या लिखा है, तो संपूर्ण लिखा है, प्रभुत्व लिखा है और संपन्न भी लिखा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय है या आशा है जो हमारा संविधान है वह आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होंगे। क्या होंगे, सर्वोच्च होंगे। क्या, जो हमारा संविधान है, जो हमारा क्या है, संविधान है, वह आंतरिक रूप से, कौन से रूप से, तो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए क्या होंगे, सर्वोच्च होंगे। बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होंगे। अब कैसे होगा, देखो इसका अभिप्राय क्या है। आंतरिक रूप से मतलब जो हमारा संविधान है भारत के अंदर, आंतरिक रूप से मतलब भारत के अंदर, और बाह्य रूप से मतलब भारत के बाहर, जैसे अन्य देशों के साथ जो भी निर्णय लेना है वह संविधान के अनुसार ही लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होगा, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होंगे। क्या, जो हमारा संविधान है। यहां तक क्लियर है, क्या बोले हैं, जो हमारा संविधान है वह आंतरिक रूप से मतलब भारत के अंदर, वह बाह्य रूप से मतलब भारत के बाहर अन्य देशों के साथ जो भी निर्णय लिया जाएगा वह किसके अनुसार लिया जाएगा, तो संविधान के अनुसार लिया जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है। यहां तक क्लियर है। जो हमारा संविधान है वह आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होंगे। देश के अंतर्गत सभी व्यक्ति, समूह मतलब राजनीतिक दल, सरकार, देश के अंतर्गत सभी व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दल
वह संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। किसका अनुरूप? संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। क्लियर है? देश के अंतर्गत सभी व्यक्ति, समूह व सरकार संविधान के अनुसार ही अपना कार्य करेंगे, कार्य का संचालन करेंगे। यहां तक क्लियर है? भारत किसी बाहरी दबाव में आकर कार्य नहीं करेंगे। बाहरी दबाव मतलब अन्य देशों के ऊपर निर्भर होकर कार्य भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। बस हमको ये याद रखना है, इसमें हमारा जो संविधान है वह आंतरिक रूप से व बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होंगे। हमको बस ये याद रखना है। और देश के अंतर्गत सभी व्यक्ति, समूह व सरकारें संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। क्लियर है? अब आता है दूसरा क्या है? तो समाजवाद। क्या है? समाजवाद। समाजवाद क्या है? दूसरा क्या है? समाजवाद। तो है इसमें उत्पादन तथा वितरण के समस्त साधनों पर, इसमें उत्पादन तथा वितरण, उत्पादन मतलब आपके यहाँ कुछ उत्पादित हो रहे हैं, तो आपके जैसे कि कोयला निकल गया आपके घर में, आपके खेत में, ठीक है, तो क्या आप उसी का व्यक्ति विशेष का हो जाएगा? क्या नहीं, वो किसके रूप में होगा? वह सार्वजनिक हितों के रूप में काम करेंगे। किसके लिए? सार्वजनिक हितों के लिए प्रयोग में लाएंगे। यहां तक क्लियर है? तो क्या हो गया? उत्पादन तथा वितरण की समस्त वस्तुएं, संसाधनों, ठीक है, उत्पादन तथा वितरण की समस्त संसाधनों पर किसी उत्पादन तथा वितरण की समस्त संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष न होकर सार्वजनिक हितों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। देखो क्या बोला है? उत्पादन तथा वितरण की, देश के अंतर्गत जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, उत्पादन तथा वितरण की समस्त संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष न होकर, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के विशेष न होकर, कोई भी एक व्यक्ति के पास न होकर, वह सार्वजनिक हितों के लिए, किसके लिए? सार्वजनिक हितों के लिए क्या होगा? प्रयोग में लाया जाएंगे, उपयोग किए जाएंगे। किसका? उत्पादन तथा वितरण की समस्त वस्तु पर। यहां तक क्लियर है? अब सार्वजनिक हितों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मतलब जो हमारा संविधान का स्वरूप है वह कैसा है? तो लोकतांत्रिक है। कैसा है? तो लोकतांत्रिक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, कौन सा? जो हमारा संविधान है वह कैसा स्वरूप है इसका? तो लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक स्वरूप को क्या किया है? अपनाया गया है। क्या किया गया है? अपनाया गया है। लोकतांत्रिक मतलब पूरे जनता के लिए, जनता को, ठीक है। तो उत्पादन तथा वितरण के समस्त संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष न होकर सार्वजनिक हितों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ये किसमें किया गया? तो बात समाजवाद में। किसमें? समाजवाद का अर्थ है सिंपल सा, उत्पादन तथा वितरण की समस्त वस्तुओं पर किसी व्यक्ति विशेष न होकर किसमें होगा? सार्वजनिक हितों के लिए उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है। और जहां पे क्या सार्वजनिक हितों आ गए, मतलब क्या हो गया? हमारा संविधान कैसा है? तो लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया, स्वरूप को अपनाया गया है। यहां तक क्लियर है? चलो इतना नोट करो। फिर उद्देश्य में हम लोग पहला क्या देखें? उद्देश्य का पूछ रहा हूं, प्रकृति क्या नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहला देखे प्रकृति में कौन सा? प्रकृति में पहला कौन सा देखे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है वह आंतरिक रूप से व बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होंगे। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए हमने आगे समाजवाद में देखिए कि जो उत्पादन तथा वितरण की समस्त संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष न होकर क्या होंगे? वह सार्वजनिक हितों के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। और जहां पे सार्वजनिक हित आया, सार्वजनिक हितों के लिए आया, वहां पे क्या होगा? हमारा संविधान कैसा? तो लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया गया है। अब देखते हैं इसके आगे
किसमें? प्रकृति में या स्वरूप में। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्षता। क्या देखते हैं? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से आशय यह है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, भारतीय राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भारतीय राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, कोई भी इसकी धर्म नहीं होगा, बल्कि यह सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा। क्लियर है? पंथ निरपेक्षता मतलब यह है कि भारतीय राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि यह सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, समान दृष्टिकोण की नीति अपनाएगा। किसमें कही गई? तो पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि जो भारत है वह किसी भी एक विशेष धर्म को नहीं मानेगा, बल्कि वह सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण रखेगा। किसमें बात कही गई? तो पंथ निरपेक्षता में। किसमें कही गई? तो पंथ निरपेक्षता में। अब देखते हैं इसके आगे है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है जो शासन की अंतिम शक्ति है। हमारे जो संविधान निर्माताएं जितने भी निर्माण किए हैं, संविधान को मिलकर बनाए हैं, ठीक है, उन्होंने यह बनाया है कि जो हमारी शासन की अंतिम शक्ति है वह जनता को प्रदान की। किसको प्रदान की गई? तो जनता को। किसको? जनता को प्रदान की गई है। चाहे तो जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे? प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। उसके अनुसार वह फिर देश का संचालन किया जाएगा। ये किसमें की गई बात? तो लोकतांत्रिक। किसमें? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का आशय बस हमको ये याद रखना है कि शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित होती? तो जनता में। कहां? जनता में। शासन की अंतिम शक्ति, शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। शासन की अंतिम शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो जनता को। किसको? जनता को। जो हमारा संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने ऐसा संविधान बनाया है कि जो शासन की अंतिम शक्ति है वह किसको प्रदान की गई है? जनता को। जनता चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके क्या करेंगे? वहां पे शासन करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। इसमें है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब हमको ये याद रखना है, शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। किसमें? जनता में। ठीक है। अब आते हैं गणराज्य। एक और कौन सा है? तो गणराज्य है। क्या है? गणराज्य। गणराज्य। गणराज्य इसका मतलब सबने समझ गए होंगे, जो भारत का सर्वोच्च पद है। कौन सा सर्वोच्च पद? राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति। वह वंशानुगत न होकर क्या होगा? वह चुनाव के माध्यम से चुनकर लाया जाएगा। किसको? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति ही नहीं बनेगा। वंशानुगत का मतलब क्या है? उसके बेटे, फिर उसके बेटे, उसके बेटे, फिर, है ना? तो क्या होगा? वह वंशानुगत नहीं होगा। क्लियर है? तो गणराज्य के मतलब है भारत का सर्वोच्च पद। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। कौन सा पद है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। वह वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि चुनाव के माध्यम से
माध्यम से चुनकर लाया जाएगा, लाया जाएगा। यहां तक क्लियर है? देखो क्या बोले इसमें, गणराज्य। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से मतलब यहाँ पे क्या है, शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। क्या होगी, जनता में। हमारा संविधान कैसा, तो लोकतांत्रिक संविधान है। कैसा है संविधान, कैसा, तो लोकतांत्रिक संविधान है। गणराज्य, इसमें देखो गणराज्य में क्या बोला है, भारत का सर्वोच्च पद। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। वह पद क्या होगा, वंशागत नहीं होगा, बल्कि चुनाव के माध्यम से चुनकर लाया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति ही नहीं बनेगा। जैसे राजा का बेटा राजा बनता था, उस तरह से यहाँ पे नहीं होगा कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की बेटी ही राष्ट्रपति नहीं बनेगी। यहां तक क्लियर है? जो क्या क्या बोले, पहला क्या देखे हम लोगों ने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसका मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है वह आंतरिक व बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होंगे। वह किसी व्यक्ति विशेष, समूह व सरकार जो भी रहेगी वह संविधान के माध्यम से कार्य करेगी। ठीक है। दूसरा है कौन सा पढ़े हम लोगों ने, समाजवाद। उत्पादन तथा वितरण की समस्त वस्तुओं पर किसका अधिकार है, तो किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है क्या ना। तो उत्पादन तथा वितरण की समस्त वस्तुओं पर किसी व्यक्ति विशेष का विशेष न होकर सार्वजनिक हितों के रूप में अपनाया जाएगा। ठीक। अब दूसरा कौन सा, पंथ निरपेक्ष। भारतीय राज्य का कोई भी धर्म विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, समान दृष्टिकोण की नीति अपनाएगा। किसमें कही बात, तो पंथ निरपेक्षता में। अब देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से आशय यह है कि शासन की समस्त शक्ति या शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। ठीक। अब देखते हैं क्या, गणराज्य। गणराज्य से आशय यह है कि जो हमारा राष्ट्रपति का पद है, जो भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है, वह वंशानुगत न होकर चुनाव के माध्यम से चुनकर लाया जाएगा। जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उसी तरह यहाँ पे क्या, राजा का बेटा राजा ही बनेगा ना, नहीं बने वाला, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चुनाव के माध्यम से लाया जाएगा। ये हमारा क्या होगा, पूरे के पूरे क्या हो गया, प्रकृति या फिर स्वरूप। प्रकृति या फिर स्वरूप। टोटल हमने कितने स्वरूप देखे, प्रकृति देखे 5। कौन कौन सा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और गणराज्य, एक और है लोकतांत्रिक। ठीक है। यहां तक क्लियर है? सीक्वेंस में याद रखना, उल्टा नीचे मत रखना। ठीक है, सीक्वेंस जमाने को दे देगा क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर है? चलो नोट करो फिर इतना। तो क्लियर है? अब देखते हैं प्रस्तावना को अंगीकृत या स्वीकार कब किए गए। तो हम लोग उसमें पढ़े हैं, किसमें, प्रस्तावना में पढ़े हैं। कब स्वीकार किए गए हैं जी, अंगीकृत या फिर से क्या बोलते हैं, स्वीकार। स्वीकार कब किए गए हैं, तो कब किए गए हैं, 26 नवंबर 1949। कब किए गए हैं, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, इसको स्वीकार किए गए हैं या फिर अंगीकृत किए गए हैं। कब, 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना हमने अधिनियमित पढ़ी है। अधिनियमित का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर करना। क्या करना, सिग्नेचर करना। ठीक है, साइन करना। और एक और पढ़े कौन सा, आत्मर्पित। क्या पढ़े हैं, आत्मर्पित। ठीक है, तो आत्मर्पित का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि हम जनता को प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जनता को प्रदान करें, दे रहे हैं। किसको, संविधान को। किसको, संविधान को। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा प्रस्तावना है वह क्या संविधान का भाग है या अंग है या नहीं। प्रश्न क्या उठता है, जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या अंग है या नहीं। प्रश्न क्या उठता है हमारे समान, क्या प्रस्तावना संविधान का क्या है, संविधान का भाग है या नहीं, अंग है या नहीं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, अंग है या नहीं, ये हमारे सामने प्रश्न उठता है। प्रस्तावना तो बना दिए हैं, लेकिन क्या उसका भाग है कि नहीं। इसके लिए हमारे सामने में 2 केस आता है। क्या, 2 केस आता है। कौन कौन सा, तो पहला है एक बेरूवादी केस। कौन सा केस, बेरूवादी केस।
पहला केस आता है कौन सा, बेरूवादी केस, जिसके अंतर्गत 1960 में आया ना, कब आए, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा गया है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूवादी केस 1960 में आता है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रस्तावना की जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद सन 1973 में एक और केस आता है, कौन सा, केशवानंद भारती केस आता है। कौन सा, केशवानंद भारती केस आता है कब, 1973 में। कब, 1973 में। केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि जो हमारा प्रस्तावना है, क्या, जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, संविधान का भाग है। क्या कहा गया, संविधान का भाग है, संविधान का अंग है। कौन, प्रस्तावना, कौन, प्रस्तावना। ठीक है। अगर जहां भी लगे कि संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं है, वहां भाषा की व्याख्या करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो संविधान की, किसकी, तो संविधान, प्रस्तावना की, प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है। अगर लगे कि हमारा संविधान का भाषा स्पष्ट नहीं है, तो वहां स्पष्ट करने के लिए हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग है या नहीं, तो हमारे पास दो केस आता है। पहला केस कौन सा है, बेरूवादी केस। बेरूवादी केस 1960 में आया, जिसके माध्यम से कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, भाग नहीं है। लेकिन एक और केस आता है, कौन सा, केशवानंद भारती केस कब आया, ये 1973 में। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, भाग है। इसमें कहा गया, तो केशवानंद भारती केस में। तो वर्तमान जो भारतीय संविधान में, उसमें क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, है, संविधान का अंग है कि नहीं है, है। लेकिन इनमें एक चीज हमको इंपॉर्टेंट है, ये चीज है, क्या प्रस्तावना के माध्यम से संविधान, क्या प्रस्तावना के माध्यम से न्यायालय में क्या निर्णय दिया जा सकता है, नहीं। तो क्या हमारा प्रस्तावना वाद योग्य है कि अवाद योग्य है, तो अवाद योग्य है, मतलब वाद योग्य नहीं है। तो स्पष्ट यहां से है कि जो हमारा संविधान प्रस्तावना है, जो हमारा क्या है, प्रस्तावना है, वह क्या है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मतलब प्रस्तावना के आधार पर निर्णय, न्यायालय में निर्णय नहीं दिया जा सकता। यहां तक क्लियर है। ठीक है। देखो कौन कौन सा चीज देखे हम लोग, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। तो हमने इसके लिए दो केस पढ़े। पहला कौन सा है, तो बेरूवादी केस 1960 में आया, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन हमने एक और केस पढ़ा, कौन सा, केशवानंद भारती केस आया कब, 1973 में। इसमें यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। इसी केस में कहा गया प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, मतलब प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं दिया जा सकता, न्यायालय में निर्णय नहीं लिया जा सकता। किसमें कहा गया, तो केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में एक और बात कही गई कि संविधान के जो प्रस्तावना के जो मूल ढांचा पर, संविधान के जो मूल ढांचा, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसकी केस की है, तो केशवानंद भारती केस की देन है ये। आगे पढ़ेंगे मूल ढांचा क्या है। ठीक है, पहले ये इतना नोट करो कि नहीं। बताओ, सोचो, क्या प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं कि नहीं, परिवर्तन किए जा सकते हैं कि नहीं। तो प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, ये हमने कहाँ पढ़ा है, पिछला बताया था मैं, कौन सा केस में, केशवानंद भारती केस में बताया था। केशवानंद भारती केस के अनुसार ये कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकते हैं, लेकिन उनके मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। पहला चीज हमको इसमें ये याद रखना है कि प्रस्तावना में
संशोधन किए जा जा सकते हैं, परंतु 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 वह नहीं किए जा सकते जिसका 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 संबंध मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा से हो। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन या परंतु वहां नहीं किए जा सकते जिसका संबंध क्या हो, मूल ढांचा से हो, बेसिक स्ट्रक्चर से हो। ठीक है, अब मूल ढांचा क्या है, जैसे जैसे पढ़ेंगे संविधान को उसके अनुसार बता जाएंगे कि मूल ढांचा क्या है। ठीक है, ये चीज तो देख लिए। दूसरा देखते हैं, संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी, तो संसद के पास होगी। किसके पास होगी, संसद के पास। संशोधन करने की शक्ति या परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होगी, तो संसद के पास होगी। किसके पास, संसद के पास होगी। संसद के बारे में बताया था आर्टिकल 79 करके। ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। यहां तक क्लियर है। देखिए मैं क्या चीज, प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं कि नहीं, तो प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, परंतु वहां नहीं किए जा सकते जिसका संबंध क्या है, मूल ढांचा से हो। किसका, प्रस्तावना का जहां पे संबंध किससे हो, मूल ढांचा से हो, वहां पे संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। क्या वर्तमान में भी संशोधन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, हाँ, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किए गए हैं। एक बार संशोधन किए गए हैं। संशोधन कितने बार किए गए, तो एक बार किए गए हैं। किसमें, तो प्रस्तावना में। ठीक, और कब किए गए हैं, कब किए गए हैं, तो किए गए हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 में। कब हुआ था, तो 1976 में। वहां पे 3 नए शब्द जोड़े हैं। वहां पे 3 नए शब्द जोड़े, कौन कौन सा, एस याद रखना है हमको, पी और ए। सपा याद रखना, क्या याद रखना हमको, सपा। स से समाज, समाजवाद, क्या याद रखना है, समाजवाद। उसके बाद याद रखना है पी से पंथ निरपेक्षता, क्या याद रखना है, पंथ निरपेक्षता। और लास्ट में याद रखना है अखंडता, याद रखना है अखंडता, याद रखना है अखंडता। ये 3 नए शब्द संशोधन करके प्रस्तावना में जोड़े गए। उससे पहले यहाँ 3 नए शब्द नहीं थे। कौन कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन करके कब, 1976 में हुआ। तो 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, कौन कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते कि नहीं, तो लिखना प्रस्तावना में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं किए जा सकते जिसका संबंध मूल ढांचा से हो, मूल ढांचा से हो। ठीक है, अब देखते हैं संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास होगी। अभी तक प्रस्तावना कितनी बार संशोधन किए गए हैं, तो एक बार। कितने बार किए गए हैं जी, एक बार। कब किए गए, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है कब, 1976 में, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, कौन कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों चीज नए कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उससे पहले शब्द नहीं था। ठीक है, अब क्या है, तीनों शब्द जोड़े गए हैं। चलो इतना नोट करो, फिर इंपॉर्टेंट कुछ चीज देखते हैं इसमें। और कब कब हुआ, तो कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, क्लियर है। अब देखते हैं
कौन कौन व्यक्ति प्रस्तावना को क्या क्या नाम से जाना गया है, बताया गया है कौन कौन से व्यक्ति ने। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसके आगे कि प्रस्तावना को कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या कहा गया है। ठीक है, क्या देखते हैं, प्रस्तावना को कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या कहा गया। तो क्या देखते हैं, प्रस्तावना का महत्व। क्या देखते हैं, प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की आत्मा। क्या कहा गया, पहला संविधान की आत्मा। किसको, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। कौन कहा, तो ठाकुर दास भार्गव ने। किसने, भार्गव ने। वाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसको क्या कहा है, आत्मा कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इसको भी आत्मा कहा है। किसकी, तो संविधान की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो दो व्यक्ति ने कहा, पहला ठाकुरदास भार्गव, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठाकुरदास भार्गव व पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान की कुंजी। किसको, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है अर्नेस्ट बारकर ने। किसने, अर्नेस्ट बारकर ने। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। और संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अब देखते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। किसको, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने। किसने, के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो के एम मुंशी ने। किसने कहा, तो जी के एम मुंशी ने। अब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो इसको कहा है पालकीवाला ने। किसने, पालकीवाला ने। किसने कहा है, तो पालकीवाला ने। किसने कहा है, तो पालकीवाला ने। संविधान, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो अर्नेस्ट बारकर ने। तीसरा है प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो के एम मुंशी। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो के एम मुंशी ने। प्रस्तावना को परिचय पत्र, संविधान की परिचय पत्र किसने कहा, तो पालकीवाला ने। किसने कहा, तो पालकीवाला ने। अब देखते हैं प्रस्तावना को आईना क्या चीज, आईना, दर्पण और पवित्र दस्तावेज। और कौन सा, पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, आईना, दर्पण, पवित्र दस्तावेज। इसको कहा है अंबेडकर जी ने। किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने। किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने। प्रस्तावना को संविधान की आईना, दर्पण, पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक, एक बार देखते हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो अर्नेस्ट बारकर ने। उसके बाद कहा गया है राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो के एम मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र किसने कहा, तो पालकीवाला ने कहा है।
आईना, दर्पण व पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो किसने कहा? तो अंबेडकर जी ने। किसने कहा? तो अंबेडकर जी ने। एक और है, प्रस्तावना रूपी नींव पर संविधान रूपी भवन का निर्माण किसने कहा? तो सुभाष कश्यप ने। किसने कहा? तो सुभाष कश्यप ने। प्रस्तावना रूपी नींव पर, किसके ऊपर? प्रस्तावना रूपी नींव पर, प्रस्तावना रूपी नींव पर संविधान का निर्माण किसने कहा है? तो सुभाष कश्यप ने। किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप ने। देखो एक बार ऊपर अच्छे से, एक बार देखो है ना। पहला क्या हमारे पास? प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना के महत्व में देखते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? कुंजी किसने कहा? तो अर्नेस्ट वर्कर ने। ठीक है। अब पूछ दिया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पहला है ठाकुरदास भार्गव व पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठाकुरदास भार्गव व पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो के एम मुंशी ने। किसने कहा है? के एम मुंशी ने। के एम मुंशी का प्रणाम। ठीक। अब देखते हैं प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र किसने कहा? तो पालकी वाला ने। अब देखते हैं आईना, प्रस्तावना को क्या बोले हैं? आईना, दर्पण व पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो अंबेडकर जी ने। और प्रस्तावना रूपी नींव पर संविधान का निर्माण ये किसने कहा है? तो सुभाष कश्यप ने। किसने कहा है? तो सुभाष कश्यप ने। यहां तक क्लियर है? सबको याद हो गया? परिचय पत्र, कुंजी, आईना, दर्पण, पवित्र दस्तावेज, ठीक है। और संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से हमारा प्रस्तावना आज कंप्लीट हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहां तक दिक्कत है? किसी को कोई समस्या है? नहीं है? प्रस्तावना पढ़ के आना कल और अच्छे से। इसका मैं कल टेस्ट रख दूंगा 10 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास रखेंगे और आगे। यहां तक क्लियर है? क्या चीज? देखो, अगर हमको पूछ दे कि स्रोत क्या है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, आधार क्या, तो क्या हुआ? आधार क्या हुआ? ठीक। अगर स्रोत पूछ दे तो प्रस्तावना में स्टार्टिंग में देखे होंगे हमने कहां से शुरुआत की, तो हम भारत के लोग। तो हमारा स्रोत क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। हमारा क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगी? स्रोत हो जाएगा। ठीक है। आधार पूछ दिया तो आधार पता चल गया। अगर स्रोत पूछ दिया, ठीक है, अच्छी बात कही आपने। कौन सा? स्रोत। स्रोत क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाएगा? हमारा स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्रोत। यहां तक क्लियर है? अंगीकृत कितना मतलब? अधिनियमित मतलब साइन करना। क्या करना? साइन करना, सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना। ठीक है। और आत्मर्पित मतलब जनता को देना। जो हमारा प्रस्तावना बन गया, संविधान बन गया, हम जनता को दे रहे हैं। ठीक है, जनता को प्रदान करना। यहां तक क्लियर है? प्रस्तावना में संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। यहां तक क्लियर है? चलो इतना नोट करो फिर। क्या चीज? अरे रोज रोज नहीं होता वो। चलो ठीक है, एक सुन लो। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस तरह हारेंगे हम तुमसे।